तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत परी की घबराहट और आंसुओं से होती है। कोर्ट के माहौल और गौतम की दलीलों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया होता है। वो अपनी माँ तुलसी से लिपटकर रोने लगती है और अपना सबसे बड़ा डर जाहिर करती है। परी कहती है, माँ मुझे लग रहा है कि ये केस में हार जाऊंगी। गौतम भैया ने जिस तरह से रणविजय का साथ दिया है और मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो रणविजय को जिता देंगे और फिर वो मेरी मासूम बच्ची को मुझसे दूर ले जाएगा। इधर परी को टूटता देख तुलसी उसको दिलासा देती है, लेकिन उसके मन में अपने बेटे गौतम के लिए गुस्सा उबलने लगता है। तभी इतने में उसकी नज़र सामने से आ रहे गौतम पर पड़ती है। वो परी को वहीं रुकने का इशारा करती है और तेज कदमों से गौतम के पीछे जाती है। इधर तुलसी गौतम का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में माँ का दर्द और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। वो उस पर बरस पड़ती है, बोलती है, क्या किया तूने? आज तूने कोर्ट में सरेआम अपनी ही बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। माना कि हमने तुझे जिताना सिखाया है, हमेशा आगे रहना सिखाया है, लेकिन गलत का साथ देकर नहीं। अपनी बहन को बदनाम करके जो जीत तुझे मिलेगी वो जीत नहीं, हार है। इधर मिहिर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन आज गौतम सुनने के मूड में नहीं होता। वो तुलसी के सवालों का जवाब देने के बजाय उसी से सवाल पूछने लगता है। गौतम तुलसी पर फर्क करने का सीधा आरोप लगाता है। वो कहता है कि तुलसी को करण की हर खबर रहती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं। गौतम तंज कसता है कि तुलसी ने उसे कुछ फोन किए और जब उसने नहीं उठाया तो उन्होंने हार मान ली। लेकिन अगर यही बात करण के साथ हुई होती और वो फोन ना उठाता तो तुलसी पूरा शहर, यहां तक कि पूरा न्यूयॉर्क सिर पर उठा लेती। गौतम की ये कड़वी सच्चाई सुनकर तुलसी खामोश हो जाती है और उसका सिर झुक जाता है। इसके बाद गौतम वहां खड़े बाकी परिवार को भी ताना मारता है। जब शोभा गौतम को कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर हम तो एक परिवार है ना, और परी आपकी बहन है। तो इस पर गौतम याद दिलाता है कि जिस बहन की वे बात कर रहे हैं उसने आज से पहले उसे कभी याद नहीं किया। इसके बाद वापस गौतम तुलसी से पूछता है आकर कि जब उसने फोन नहीं उठाया तो तुलसी ने बस ये मान लिया कि वो ठीक होगा? क्या एक बार भी उनके मन में यह ख्याल नहीं आया कि उनका बेटा किसी मुसीबत में हो सकता है? क्या उन्हें यह डर नहीं लगा कि वो जिंदा भी है या नहीं? तभी तुलसी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि एक माँ होने के नाते उसको हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहती है। वो कहती है, ये क्या बोल रहा है तू? तेरे भी तो बच्चे हैं ना अपने, वो तेरे पास रहे या दूर, तुझे उनकी चिंता नहीं होती क्या? ठीक वैसे ही मैं भी अपने बच्चों के लिए परेशान होती हूँ। तो इधर तुलसी और मिहिर को अब तक यही लगता था कि गौतम अपनी जिंदगी में बेहद खुश और सेटल्ड है, लेकिन तभी गौतम के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और कड़वाहट आ जाती है। वो उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, आप दोनों को और पूरी दुनिया को यही लगता है ना कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन आई एम सॉरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। गौतम फिर आगे बोलता है कि सच तो यह है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कब की खत्म हो चुकी है। दामिनी मुझे और बच्चों को छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही तुलसी, मिहिर और वहां खड़ा पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जिस बेटे की खुशियों पर उन्हें गुमान था वो अंदर से इतना अकेला और टूटा हुआ होता है, ये जानकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद गौतम आगे बताने लगता है कि दामिनी ने उसके बच्चों के कान भरे और उन्हें उसके खिलाफ कर दिया, जिससे बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। वो भरे गले से कहता है कि उसने पिछले कई साल बिल्कुल अकेले और बिना किसी सहारे के बिताए हैं। इसके बाद गौतम उस वक्त को याद करता है जब उसे सच में अपने माँ बाप और पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा था कि वो घर लौट आएगा, लेकिन तभी उसे एक कड़वी बात पता चली। उसे महसूस हुआ कि तुलसी और परिवार का सारा प्यार सिर्फ करण और उसकी पीढ़ियों के लिए है। जब उसको मालूम हुआ कि बा ने अपनी सारी जायदाद करण के बेटे पार्थ के नाम कर दी है तो उसको लगा कि उसके हिस्से में अब कुछ भी नहीं आएगा। वो तंज कसता है कि उसका नाम गौतम रखकर शायद परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे सांसारिक सुखों से दूर रखा जाएगा। इसके बाद गौतम शिकायत करता है कि उसको पता चला कि परी को स्त्रीधन मिल रहा है और माँ को भी मिला, लेकिन उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तभी तुलसी उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर बात सिर्फ पैसों की थी तो वो मांग लेता, लेकिन गौतम कहता है कि बात पैसों की नहीं बल्कि अपनेपन और हक की है। वो घर का सबसे बड़ा बेटा है जिसका हर चीज पर पहला हक होना चाहिए था, लेकिन उसे तो घर से निकाल दिया गया और बड़ी आसानी से भुला दिया गया। फिर गौतम आगे बताने लगता है कि उसने सोचा था कि वो रो धोकर या ड्रामा करके शायद कुछ मांग लेगा पैसे, लेकिन फिर उसका जमीर नहीं माना। उसे लगा कि जो हक से नहीं मिला वो भीख या खैरात होगी। इस पर मिहिर का सब्र टूट जाता है। वो गौतम को डांटता है कि वो अपने ही बाप से खैरात की बात कैसे कर सकता है। मिहिर उसको यकीन दिलाता है कि वो उनका अपना खून है और उस पर उनकी जान तक का हक है। तो इधर मिहिर के परिवार वाली बात पर गौतम हंस पड़ता है। वो उनको आईना दिखाता है कि जिसको वे परिवार कह रहे हैं वो तो पिछले 6 सालों से साथ भी नहीं है। वो कहता है कि उसको अच्छे से पता है कि माँ घर छोड़ चुकी है। फिर गौतम मिहिर की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहता है कि भले ही उन्होंने उसकी खबर ना रखी हो, लेकिन वो सब कुछ जानता है और सब कुछ खबर रखता है।
फिर गौतम का इशारा मिहिर और नोएना के रिश्ते की तरफ जाता है। वो मिहिर की फिटनेस और दूसरी बीवी के साथ नई जिंदगी पर कटाक्ष करता है। वो चुभने वाली बात कहता है कि मिहिर को अपनी जिम, पार्टी और नए रिश्ते से फुर्सत मिले तब तो वो अपने बेटे के बारे में सोचे। तो इस पर मिहिर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम बड़ी ही बेफिक्री से कह देता है कि जो है सो है डैड, तो बोलना तो पड़ेगा। इसके बाद गौतम तुलसी से सीधा सवाल करता है कि आखिर करण में ऐसी क्या खूबी थी कि उसको सगे बच्चों से ज्यादा प्यार मिला, जबकि वो तो उनका खून भी नहीं था। फिर गौतम उस दर्दनाक अतीत को कुरेदता है जो तुलसी की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। वो याद दिलाता है कि अंश तो उनका सगा बेटा था, लेकिन तुलसी ने उसके साथ क्या किया, उन्होंने उसकी जान ले ली। ये सुनकर तुलसी टूट जाती है। वो सफाई देती है कि अंश के साथ जो हुआ वो उसे हर पल याद रहता है। फिर वो ईश्वर को गवाह मानकर कहती है कि उसने करण, गौतम, शोभा, परी या किसी भी बच्चे में कोई भी फर्क कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी गौतम तुलसी की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि काश उनके कहने और करने में फर्क न होता, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी का फैसला सुना देता है। वो साफ लफ्जों में कहता है, आज से मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। वो आगे कहता है कि पिछले 7 सालों में उसने एक कड़वा सच सीखा है कि चाहे बेटा हो, बीवी हो या माँ बाप, अंत में सब अपने लिए ही जीते हैं। इसलिए अब वो भी सिर्फ अपने लिए जिएगा। वो उनको चेतावनी देता है कि वे मेहमान बनकर आएं और चले जाएं, लेकिन उसकी जिंदगी में दखल ना दे। वो खुद को पूरी तरह अकेला घोषित कर देता है। इतना बोलकर गौतम वहां से निकल जाता है और इधर तुलसी पूरी तरह बिखर जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और मिहिर से पूछती है कि आखिर उनसे कहाँ गलती हो गई। उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, फिर आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। अगले सीन में हम गौतम को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेला होता है और शराब के नशे में डूबा हुआ होता है। उसका दिमाग अतीत के गलियारों में भटक रहा होता है। पहले उसे अपनी माँ तुलसी का वो प्यार याद आता है जो बचपन में उसको मिलता था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने तुलसी से कहा था कि अगर उसे थोड़ा प्यार और भरोसा मिला होता तो वो शायद नहीं भटकता। फिर उसे वो दिन भी याद आता है जब उसने घर में अपना हिस्सा मांगा था, लेकिन तुलसी ने साफ मना कर दिया था। तुलसी ने कह दिया था कि उसकी जिद के लिए वो शांति निकेतन और वीरानी इंडस्ट्रीज के टुकड़े नहीं होने देंगी, भले ही गौतम रिश्ता तोड़ ले। इसके बाद गौतम अपने दर्द को बयां करने के लिए एक तराजू उठाता है। वो तराजू के एक तरफ बर्फ का टुकड़ा रखता है। फिर उसका मानना होता है कि जब तक करण नहीं आया था तब तक परिवार में गौतम का पलड़ा भारी था। फिर वो दूसरे पलड़े में ढेर सारी बर्फ रख देता है, जिससे वो हिस्सा झुक जाता है। ये दर्शाता है कि करण के आते ही परिवार का सारा प्यार और ध्यान करण की तरफ चला गया। गौतम को महसूस होता है कि करण का महत्व इतना बढ़ गया कि वो खुद हल्का पड़ गया और किसी को दिखना ही बंद हो गया। लेकिन अब गौतम अपना इंसाफ खुद करने की ठान लेता है। वो कहता है कि इस बार वजन कहाँ और कितना होगा ये वो खुद तय करेगा। फिर वो तराजू के अपने वाले हिस्से में ढेर सारे सिक्के रख देता है, जिससे उसका पलड़ा एकदम भारी हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए ऐलान करता है कि अब किस्मत वो खुद लिखेगा। इस बार गौमजी का पलड़ा भारी रहेगा और आने वाला कल वीरानी खानदान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इतना कहकर वो एक बदले की भावना के साथ मुस्कुराता है। अगले सीन में देव गहरी नींद में बड़बड़ा रहा होता है। तभी पार्थ उसके चेहरे पर पानी डालकर उसको जगा देता है। देव चिढ़ जाता है कि उसका अच्छा खासा सपना टूट गया, तो पार्थ उसे ऑफिस जाने के लिए उठाता है, लेकिन देव लापरवाही से कहता है कि वो काम के लिए नहीं बल्कि आराम के लिए बना है। उसके हिसाब से ऑफिस जाना पार्थ और ऋतिक जैसे स्ट्रगलर्स का काम है। तभी इतने में सलोनी का वीडियो कॉल आता है देव को, तो देव बात नहीं करना चाहता, लेकिन पार्थ जानबूझकर कॉल उठा लेता है और सलोनी से कहता है कि देव उससे बात करने के लिए बेताब है। तो सलोनी को सामने देखते ही देव की नींद उड़ जाती है और वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। वो झूठ बोलता है सलोनी को कि वो ऑफिस के किसी जरूरी काम में बिजी है, ताकि सलोनी को शक ना हो। तभी सलोनी खुशखबरी देती है कि वो शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई आ रही है और वे मिल सकेंगे। देव बिना सोचे समझे उसे हाँ कह देता है। इधर सलोनी की फोन रखते ही पार्थ देव पर भड़क उठता है। वो उसको असली मुसीबत का एहसास दिलाता है कि अगर सलोनी मुंबई आ गई तो उसको पता चल जाएगा कि तुलसी बा अब शांति निकेतन में नहीं रहती। ये सुनते ही देव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इसके बाद पार्थ देव को चेतावनी देता है कि जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बड़ा बवाल हो जाएगा। तो पार्थ फिर उसको समझाता है कि कम से कम आज कोर्ट तो चले जहां परी की हियरिंग है, लेकिन देव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कहता है कि वो घर से ही दुआ कर लेगा। इतना कहकर वो वापस चादर तानकर सो जाता है। अगले सीन में कोर्ट में फैसला आने से ठीक पहले तुलसी परी को समझाती है कि नतीजा चाहे जो भी निकले उसको कमजोर नहीं पड़ना है। इसके बाद कार्यवाही शुरू होती है और जज अपना फैसला सुनाने से पहले पूछती है कि क्या किसी पक्ष को आखिरी बार कुछ कहना है। तो इस पर हेमंत खड़ा होता है और अपनी बात रखने की परमिशन मांगता है। फिर परमिशन मिलने पर हेमंत आगे बोलता है कि वो स्वीकार करता है कि ये केस उनके लिए बहुत निजी है, क्योंकि परी उसकी भतीजी है।
वो कहता है कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि उस औरत के हक की है जो रोज घरेलू हिंसा और बेइज्जती सह रही है। फिर हेमंत बोलता है कि वो मानता है कि परी से अतीत में गलतियां हुई है, उसने नादानियां की है, लेकिन वो सवाल उठाता है कि क्या एक पुरानी गलती की सजा उसे ताउम्र मिलनी चाहिए। परी ने जिसको प्यार समझकर सब कुछ उसके लिए किया, आज वही इंसान उसको गालियां देता है और मारता पीटता है। फिर हेमंत गौतम की दलीलों का भी जवाब एक बहुत ही सुलझे हुए नजरिए से देता है। वो कहता है कि अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि परी चालाक है या इस रिश्ते में धोखा दे रही है, तो फिर ऐसी शादी को ढोने का क्या मतलब। जिस रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा ना हो, जो एक दूसरे पर बोझ बन गया हो और जहां इज्जत खत्म हो चुकी हो, उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। हेमंत दलील देता है कि झूठ की बुनियाद पर टिके रहने से अच्छा है कि दोनों अलग हो जाएं, ताकि वे खुद के साथ ईमानदार रह सकें। इसके बाद अंत में हेमंत जज से निवेदन करता है कि इस बेईमानी रिश्ते को खत्म करते हुए परी और रमणी जी का तलाक मंजूर किया जाए। और इसी सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।